नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 6 में चंगेज़ खान के परवर्ती शासक के बाद के प्रवर्ती शासकों द्वारा जो यास नामक धार्मिक संस्था स्थापित कर या विधि संहिता स्थापित कर शासन शुरू किया था, उसके बारे में है वो कल पढ़ा था और आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, यास ये बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना, मंगोलों की विधि संहिता, इसको अपन क्या कह सकते हैं? विधि संहिता मतलब एक अपन मान सकते हैं कानून। क्या मान सकते हैं? कानून। तो देखिए, 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की थी। अर्थात जब 1221 में बुखारा पर चंगेज़ खान ने विजय हासिल की तो वहाँ के जो अमीर मुसलमान थे उनको उत्सव मैदान में एकत्रित किया और उनकी भर्त्सना की, और उसने उनको क्या कहा था? पापी। क्या कहा था? पापी। और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उन्हें देना पड़ेगा। अर्थात उन्होंने उन्हें पापी बताते हुए कहा कि आपका जो छिपाया हुआ धन है वो चंगेज़ खान को देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा, उस पर चित्र बनाए और 16वीं शताब्दी के अंत में, कब? 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर वंश अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया और चंगेज़ खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहाँ छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज ए तानिस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और ये चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज़ खान के यास के अनुसार था। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो मतलब एक विधि संहिता या कानून या इस प्रकार से जिसमें उनकी बात को मानना है वो अनिवार्य था, तो इस तरह एक यास व्यवस्था है वो की थी। अब हम बात करते हैं चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है वो रहा था। आज जब हम चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। अर्थात चंगेज़ खान में सभी तरह के गुण थे। जब भी इतिहास में चंगेज़ खान को याद करते हैं तो उसे एक विजेता के रूप में, नगरों को ध्वस्त करने वाले के रूप में और हजारों व्यक्तियों की मृत्यु के उत्तरदायी के रूप में याद करते हैं, क्योंकि चंगेज़ खान ने अपने जितने भी जो दुश्मन थे उनका सफाया किया था, उनको उन्होंने नष्ट किया था एवं जहाँ से धन आदि देने से मना कर दिया गया था तो ऐसे नगरों को उसने वो नष्ट है वो किया था। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते
थे। अर्थात 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी हैं, वो स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से हैं वो देखते थे। अर्थात उनका मानना था कि जो स्टेपी के गिरोह है, यायावर समूह है, अर्थात चंगेज खान व उनके परवर्ती शासक हैं, ये बहुत क्रूर हैं, हजारों लोगों को मारने वाले हैं, कई नगरों को ध्वस्त करने वाले हैं, इसलिए वे उनसे काफ़ी घृणा उस समय में करते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। फिर भी क्योंकि मंगोलों के शासन को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? चंगेज खान को। इसलिए चंगेज खान को उस समय का एक महान शासक मानते थे। कौन? मंगोल। उसने मंगोलों को संगठित किया था। किसने किया था संगठित? चंगेज खान ने। और लंबे समय से चली आ रही कबायली लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई थी। अर्थात जो लंबे समय तक कबायलियों और चीनियों के साथ उनकी जो लड़ाई चली आ रही थी, उनके शोषण से मुक्ति दिलाई थी और इन मंगोलों को समृद्ध बनाया था। इसलिए मंगोलों के लिए चंगेज खान का विशेष महत्व था। मंगोल चंगेज खान का महिमा मंडन है वो करते थे। एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया था। अर्थात मंगोलों ने इस चंगेज खान के नेतृत्व में एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य, अर्थात इस महाद्वीप के इतर भी एक ऐसा साम्राज्य बनाया था और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया था। और उसने व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री है वो आकर्षित हुए थे। अर्थात इन्होंने जो मतलब चीनियों के साथ कबायली की जो लड़ाई चल रही थी, उससे मंगोलों को चंगेज खान ने मुक्ति दिलवाई। इसके अलावा एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री हैं वो आकर्षित हुए। अर्थात जहाँ जहाँ मंगोलों ने साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ाई, जिससे वेनिस के यात्री मार्को पोलो की तरह दूर दूर से यात्री हैं वो आकर्षित हुए थे। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्यों को पूरी तरह से मिटा देता है। अर्थात इस तरह से चंगेज खान का वे महिमा मंडन है वो करते थे। अब हम बात कर रहे हैं तो देखिए आगे अगर अपन बात करते हैं तो स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए, जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया था। अर्थात जो अलग अलग गुटों में बंटे हुए थे उनको है वो एकजुट किया था। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। शमन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी भी हैं वो उजागर नहीं किए थे। अर्थात उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ हैं वो जोड़ा था। अब देखिए हम देख सकते हैं मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया था। अर्थात मंगोलों ने
केवल मंगोलों को ही नहीं बल्कि अपितु सभी धर्म और जातियों के जो योग्य लोग थे उनको अपने प्रशासन में और हथियारबंद सैन्य दल में भर्ती किया था। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। अर्थात चंगेज खान के नेतृत्व में जो मंगोल उभर कर आए थे तो इन्होंने अपने प्रशासन में, सेना में कई धर्म जाति के लोगों को स्थान दिया था, लेकिन इनको बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक आदि जो भी थे उनसे किसी तरह का कोई भय है वो नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। अर्थात इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। अब देखिए, इसका मुख्य मकसद ये था कि वे अपने साम्राज्य में सभी को जोड़कर एक विशाल व अक्षुण्ण साम्राज्य बनाना चाहते थे। मंगोलों और किसी भी यायावर शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं उनसे ये समझना असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बंटे हुए लोगों का एक परिसंघ वो बनाया था। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही थी। और 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, उसने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। अर्थात मंगोल साम्राज्य ने चंगेज खान के नेतृत्व में और उनके परवर्ती शासकों ने इस तरह का एक प्रभावशाली साम्राज्य स्थापित किया था कि 14वीं शताब्दी में जब तैमूर लंग विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को राजा घोषित करने से संकोच कर रहा था, क्योंकि वह चंगेज खान के वंश से नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया था, और जब उसने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में दर्शाया था तो उसने कहा था कि मैं भी चंगेज खान के दामाद के परिवार से हूँ। अर्थात उसने भी अपने आप को चंगेज खान से जोड़कर रखने में अपनी जो उपलब्धि है वो मानी थी। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा था। अर्थात लंबे समय पर उस पर रूस का आधिपत्य था, लेकिन अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान है वो बना रहा था। उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में लिया, जिसका सार्वजनिक रूप में सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। अर्थात चंगेज खान को मंगोलों ने एक राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया, महापुरुष का दर्जा दिया, और चंगेज खान का नाम लेना, चंगेज खान के वंश से जुड़ना उस समय में वहाँ पर गर्व की बात मानी जाती थी। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। अर्थात मंगोलिया में जब भी कोई नया कार्य या कोई भी काम करते तो उन्हें चंगेज खान से प्रेरणा मिलती और वे उन्हें देवत्व के रूप में भी मानते थे, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ
राष्ट्र को भविष्य की ओर है वो लेकर के गए थे। अब देखिए ये आपका छठा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मंगोलों द्वारा बगदाद पर जो कब्जा किया गया था, रशीद अल दिन तबरेज का इतिवृत्त में दिया गया 14वीं शताब्दी का लघु चित्र है वो उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है कि किस प्रकार से उन्होंने बगदाद पर है वो अधिकार है वो किया था। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और इधर एक और चित्र जो दिया गया है उसमें आप देख सकते हो कुबलई खान और चाबी शिविर में उनको इस प्रकार से दर्शाया गया है, जो उनके शिविर आदि को दर्शाने के लिए बताया गया है। अब इसमें आपके जो संक्षेप में प्रश्न है वो सब आप देखकर आराम से वो कर सकते हो। धन्यवाद।